नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। सीएम कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य तो फ्रॉड है, मतलब भाषा उनकी ऐसी थी विधानसभा में। और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जिस शख्स ने चोटी पकड़ के इन बटकों की, शंकराचार्य जी के भक्तों की खींचा है, उसे महापाप लगेगा, महाश्राप लगेगा। मतलब ब्रजेश पाठक का तो सीन ऐसा था कि जैसे आंख खोलेंगे भस्म हो जाएंगे सारे सारे। तो भैया, आदेश तो योगी आदित्यनाथ ने दिया था। दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं शंकराचार्य तो भगवान है। यूपी में बीजेपी में जूतों में जो दाल बट रही है, उसमें लग रहा है कि भाजपा निपटाएगी। और क्या हुआ, दिल्ली के एआई सम्मेलन में जो लोग बड़े मन से आए थे, उन्हीं के सामान चोरी हो गए, यूपीआई गायब हो गया। क्या फजीयत हुई है, सबकी बातचीत करेंगे अभय दुबे जी से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चलते हैं अभय दुबे जी के बाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जी। दिल्ली में एआई सम्मेलन हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। गोदी मीडिया ने तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लगा था टीवी बंद होगा तब भी उनकी आवाज आएगी निकल के, देखो मोदी जी ने सम्मेलन करा दिया, मोदी जी ने सम्मेलन करा दिया। उनके प्रोग्राम देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं टीवी बंद करूंगा तब भी इनकी आवाजें आती रहेंगी। दिल्ली में होटलों का किराया 1.5 लाख रुपए कमरा पहुंच गया। जी। हमारे मित्र प्रकाश हिंदुस्तानी, उन्होंने पूरा एक व्यंग में लिखा है, वो पूरी डिटेल भी दी है। हमको लग रहा था इतना शानदार सम्मेलन होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि मोदी जी ने एक एआई का सम्मेलन कराया था, दुनिया भर का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। दुनिया के लोग आ गए, बड़े बड़े नए उद्यमी आ गए, युवा लोग आ गए। सब देखना चाह रहे थे कि एआई के नाम पे पूरी दुनिया में बड़ा बढ़िया हो रहा है, तो हमें जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, बात भी सही है। जब मोदी मीडिया इतनी तारीफ कर रहा है तो जाना भी चाहिए। तो आ गए अपने विश्व गुरु जी। पूरे सम्मेलन से पहले उन्हें फोटो खिंचाने थे, रील बनवानी थी वहां पे। सबके पंडाल खाली करा के, भैया निकलो निकलो निकलो, विश्व गुरु जी आ रहे हैं, सामान छोड़ जाइए। और लौट के आए तो उसमें से बहुत लोगों के सामान ही गायब हो गए। संचार क्रांति हमारे यहाँ बहुत बड़ी हो गई है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। यूपीआई मलेशिया, मॉरिशस और दुबई जाने कहाँ कहाँ चल रहा है। अभी पिछले दिनों मॉरिशस गए थे, वहां कह के आए थे कि यहाँ भी यूपीआई शुरू हो गया। मतलब यूपीआई तो ऐसा लग रहा था कि यूपीआई का शुरू होना मतलब खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन वहां का हाल ये था कि इंटरनेट जाम हो गया, यूपीआई से कहीं पेमेंट ही नहीं हो पा रहा था। आजकल लोग पर्स लेके चलते नहीं है अपना, तो बेचारे कॉफी नहीं पी पा रहे थे। जितनी कॉफी पी रहे थे, उन्होंने कहा कि कैश पे लेके आइए, यूपीआई काम नहीं कर रहा। तो ये दुनिया का सबसे नायाब सम्मेलन जहाँ सामान चोरी हो गया, जहाँ यूपीआई नहीं चल रहा और अव्यवस्थाओं का यह आलम कि लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, पसीने से लथपथ, एसी काम नहीं कर रहे थे। अब आप सोचिए, ये सरकार की सबसे बढ़िया ब्रांडिंग का नतीजा है। गोदी मीडिया को करोड़ों का पैकेज दिया गया होगा कि ऐसे तुम्हें दिन में टाउन 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 करना है, और भाई लोगों के सामान चोरी हो गए। अश्विनी वैष्णव जी ने माफी मांगी है। लेकिन व्यवस्था देखिए दुबे जी, क्या हो रहा है देश में। मुझे मुंबई से दिल्ली आना था, पहुंच गए इंडिगो में, बैठ गए इंडिगो में। अब सब बैठे बैठे घंटे भर हो गए, जहाज उड़े ना, गर्मी अंदर अलग, एसी चल नहीं रहा। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, तो उसने पायलट ने अनाउंस किया कि साहब वीआईपी मूवमेंट है। तो मुझे याद आया कि मोदी जी मुंबई आए हैं। तो हमने एयर होस्टेस पूछा, हाँ प्राइम मिनिस्टर की वजह से आए। तो मैं कहा प्राइम मिनिस्टर आए हुए तो पता होगा, हम तो अमेरिका में देखते थे बराक ओबामा रेस्टोरेंट में बाहर अपनी पत्नी के संग लाइन लगा के रहते थे कि भाई 10 लोग आके लाइन में बराक ओबामा लगे हुए हैं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट है तो सब एयरलाइंस को पता होगा कि 2 घंटे तक हवाई उड़ने नहीं दिया जाएगा, तो डिब्बे की तरह उसके अंदर बिठा दिया गया। मैंने ट्वीट किया तो इन लोगों ने माफी मांगी। और दुनिया में मैंने उससे रिसर्च किया, फिर बैठ के पढ़ा कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे अगर प्रधानमंत्री जा रहा हो तो हवाई जहाज सब बंद कर दिए जाते हैं कि नहीं भाई, हमारी प्राइम मिनिस्टर का हवाई जहाज उड़ेगा, देश में केवल अकेला विश्व गुरु का उड़ेगा। लेकिन बाद में एआई के सम्मेलन का कर रहा था, इतनी फजीयत हो रही है, पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसे सम्मेलन होते हैं कि जहाँ से यूपीआई भी नहीं चलता है, जहाँ पे नेट नहीं चलता है, सामान भी चोरी हो जाता है। इन व्यवस्थाओं की जरा तारीफ करिए अभय जी, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था दुनिया में कहीं हो सकती है कि आप तो पूरी दुनिया घुमाए हैं, आपने कहीं देखी है इतनी बढ़िया शानदार व्यवस्था है? देखिए, जो वहां पर नेट नहीं चल पा रहा था और यूपीआई नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सीधे उसके बारे में बात करने की बजाय एक चीज बताता हूं कि जो एआई का जो सबसे एडवांस चिप होता है, यानी एआई जिस चिप पर आधारित होता है, उसको कहते हैं जीपीयू। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं तो अखबार का संपादकीय पढ़ के बता रहा हूं, मैं कोई आईटी इंजीनियर थोड़ी ना हूं। जो एडवांस एआई चिप होता है उसका नाम होता है जीपीयू।
और वो बहुत महंगा होता है। एक चिप जो है वो $30,000 की कीमत का होता है, एक चिप। अच्छा, भारत ने भारत में जो एआई के डेटा सेंटर हैं, उनमें इस तरह के 38,000 चिप लगे हुए हैं। भारत के अंदर जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं, उसमें इस तरह के 38,000 जीपीयू चिप लगे हुए हैं। और जिस समय पिछले साल इन चिप्स को इंस्टॉल किया गया, लगाया गया, तो उस वक्त वो ग्रिड से, यानी बिजली की ग्रिड जिससे वो कनेक्टेड थे, वो 1.4 गीगावाट बिजली ले रहे थे। उन्हें चाहिए 1.4 गीगावाट बिजली, तब वो 38,000 चिप काम करेंगे। और वो ये जानते कितनी है 1.4 गीगावाट बिजली? दिल्ली शहर की जो पीक डिमांड होती है जब, उसका 1/4, यानी बाप रे बाप। एआई की जीपीयू चिप का 38,000 चिप जब काम करते हैं और एक चिप की कीमत है $30,000, तो उसकी दिल्ली की पीक आवर में डिमांड, सबसे ज्यादा मांग, बिजली की जब मांग होती है, तो उसका चौथाई वो अकेले खा जाते हैं। और 2030 तक, यानी 4 साल बाद, 26 चल रहा है, 4 साल बाद यही जो बिजली होगी वो 8 गीगावाट खाने लगेंगे वो। अच्छा, ये छोटा सा, उसमें और भी आप इस तरह के आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन वो अभी नहीं, उससे बात पटरी से उतर जाएगी। मैं कहना ही चाहता हूं कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप कहीं लगाते हैं, डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर बनाते हैं आप, उसमें ये वाले चिप लगाते हैं, तो उसको दुनिया के किसी भी उद्योग से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। एआई के चिप जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं। अच्छा, भारत को अगर एआई में कुछ करना है, कहीं किसी कितनी कुछ छोट, कल जो मैंने आंकड़े दिए थे वो मैं आंकड़े नहीं दूंगा आपको, कल तो हमने कुछ आंकड़े रखे थे आपके सामने, वो आंकड़े मैं दोहराऊंगा नहीं। क्योंकि भारत तो अभी एआई में बहुत पीछे है। अमेरिका के पास 40 एआई मॉडल हैं, चीन के पास 15 एआई मॉडल हैं, यूरोपियन देशों के पास 3 एआई मॉडल हैं, बाकी किसी देश के पास कोई एआई मॉडल नहीं है। भारत का जो आईएमएफ की एआई इंडेक्स है, उसमें भारत 174 देशों की इंडेक्स में 72वां स्थान है। मतलब भारत इस मामले में बहुत पीछे है। भारत ज्यादा से ज्यादा एआई का प्रयोक्ता है, या बाहर जो एआई बनाने वाली कंपनियां हैं उनका, वो यहाँ पे डेटा सेंटर खोल सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। लेकिन वो निवेश तब करेंगी, डेटा सेंटर तब खोलेंगी, जब भारत सरकार उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया कराएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया कराने की पहली शर्त यह है कि बड़े पैमाने पर निर्बाध, बिना गए हुए उसे इतनी कई गीगाबाइट बिजली चाहिए। तो उतनी बिजली बनाने के लिए, यानी आप समाज की, उस देश की दूसरी जरूरतें हैं उनके अलावा, तो उसके ऊपर बिजली बनाने के लिए जितने बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश चाहिए, वो भारत सरकार करने की स्थिति में नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक आपने अंधों का हाथी कहानी सुनी होगी बचपन में, कि एक कमरे में एक हाथी था, उसमें 5 अंधे थे, और 5 अंधों से कहा गया कि बताओ कमरे में कौन है। तो वो टटोल के बताते थे, जिसके जिसके हाथ में सूंड आती थी तो वो सूंड जैसा वर्णन करता था, जिसके हाथ में पैर आता था तो पैर जैसा वर्णन करता था, जिसके हाथ में हाथी का कान आता था वो कान जैसा वर्णन करता था। यहाँ पे आप समझ लीजिए एआई का कमरा है, एक कमरे में एआई नामक एक जीव है, और उसमें मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट खड़ी हुई है उस कमरे में। उससे कहा जा रहा है बताओ उसमें कौन सा जीव है। तो वो टटोल रहे हैं इधर उधर, उनको बताया गया इसमें कोई जीव है। इसमें वस्तुतः वहां पे एआई नामक जीव मौजूद है ही नहीं। भाई अंधों के पास तो एक हाथी था, जिसको टटोल के वो बता सकते थे कि ये नहीं पकड़ पाए कि वो हाथी है, क्योंकि वो अंधे थे। लेकिन उनके पास तो भारत में वो उस कमरे में एआई नामक जीव है ही नहीं। तो ये स्थिति है। भारत क्या कर सकता है? भारत ज्यादा ये कर सकता है कि जनता के बीच में प्रचार करे कि सब लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, सब लोग ग्रोक का इस्तेमाल करें, सब लोग और जो एआई मॉडल हैं जो उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। अब टीवी भी इस वक्त विज्ञापन आता है। टीवी विज्ञापन क्या आता है कि एक बहन बैठी हुई है, बड़ी बहन है, छोटा भाई जो है वो 10-11 साल का 2 बैट लेके आता है। वो कहता है इसमें कौन सा बैट मैं यूज करूं,
इस बैट से स्पिन ज्यादा अच्छी खेली जाती है, इस बैट से फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छी खेली जाती है, कौन सा बैट यूज करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो बहन कहती है कि जब बहुत सारे सवाल हों और उन सवालों का आपके पास कोई एक जवाब ना हो, तो आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको बता देगा कि इन सारे सवालों के जवाब कौन से हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो प्रचार की मुहिम है, वो मुहिम एआई का कंज्यूमर बनने की मुहिम है, एआई का उपभोक्ता बनने की मुहिम है। अमेरिका का माल बेचने की। एआई को बाजार में एक जिन्स की तरह बेचा जा रहा है, एक कमोडिटी की तरह एआई को बेचा जा रहा है। एआई बनाएगा कौन, सवाल इस बात का है, एआई के मॉडल कौन बनाएगा? तो मैं ये कहता हूं, हाँ आप बात समझिए ना, मैं ये कहता हूं कि इनके पास साधारण जो हम लोग काम कर, यूपीआई में बिजली की, यूपीआई साधारण है, नेटवर्क, बिजली चली जाएगी अगर आपकी तो आपका राउटर नहीं चलेगा। अक्सर हम लोग जब काम करते हैं तो बिजली चली जाती है तो राउटर बंद, थोड़ी देर के लिए हमारा कार्यक्रम रुक जाता है। राउटर नहीं चलेगा, राउटर नहीं चलेगा तो आपका नेट, वहां पे वाईफाई नहीं मिलेगा, वाईफाई नहीं मिलेगा तो यूपीआई ठप हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जब आप हिंदुस्तान में उस जगह पे जो दिल्ली का केंद्र है, प्रगति मैदान क्या है, दिल्ली का केंद्र है, वहां भारत मंडपम है, वहां इतने बड़े बड़े G20 का सम्मेलन हो चुका है, अब एआई का महाकुंभ हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जो सर्व सुविधा संपन्न है, उससे ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है भारत में, केंद्र सरकार से ज्यादा। वो जब उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पा रही है, और उसकी अव्यवस्था में एक बड़ा कारण यह है कि वो लगातार बिना रुके हुए बिजली नहीं मुहैया करा पा रही है, और लगातार बिना रुके हुए वाईफाई नहीं मुहैया करा पा रही है वहां पर। आप ऐसी सरकार से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहां पर भारत में एआई के मामले में कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना पाएगी? तो दरअसल है क्या है, ये कि नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर हैं बहुत बड़े, और इवेंट मैनेजर वो उस किस्म के हैं जो हमेशा आधारहीन, यानी उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, उनकी विशेषता ही है। इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी एक ऐसे इवेंट मैनेजर हैं जो प्रोडक्ट नहीं होता है फिर भी उसके ऊपर इवेंट बना देते हैं। अब इनके पास एआई नाम का प्रोडक्ट है नहीं, भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है कोई, फिर भी उसके ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, इवेंट बना दिया उन्होंने, और उस इवेंट में तमाम दुनिया से लोग बुला दिए, सब 7 स्टार अवगत हो रही है, उनकी अवगत हो रही है, वो भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। और सुनिए आप, जहां पे एक्सपो लगी हुई थी, जहां पे बड़ी बड़ी महंगी फीसें देके ये स्टार्टअप्स थे, ये आए हुए थे, अपनी अपनी प्रदर्शनियां लगाए हुए थे, अपने अपने स्टॉल लगे हुए थे उनके, उन बेचारों को क्या पता था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो पुलिस सब खाली करा देगी, उनको बाहर निकाल देगी, सामान भी चोरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसे ही आए, पुलिस ने धक्के मार के उनको सबको बाहर निकाल दिया, अरे अरे हैं करते रहे, खाली करवा दिया। एक व्यक्ति नहीं गया वहां से, लेकिन उसका नाम था आकाश अंबानी, वो नहीं गया वहां से, वो आकाश अंबानी वहीं खड़ा रहा, उसकी जो प्रधानमंत्री की मुलाकात हो, इसीलिए तो खाली करवाया गया था। भाई दैत्याकार एआई से बना हुआ महाभारत चल रहा था, उसने बताया आकाश अंबानी बताया कि देखो ऐसे एआई से हमने महाभारत बनवाया है, इतनी बड़ी स्क्रीन चल रहा है, और मोदी जी बड़े ध्यान से जो है महाभारत देखते रहे उसमें। बेचारों का सामान जो लोग भगाए गए थे, उनका सामान चोरी हो गया, लौट के सामान ही गायब। हाँ, जो एआई का सपना देख रहे थे, वो स्टार्टअप जो थे, वो बाहर खड़े हुए झीकते रहे, और जो सामान उनका झपसट में अंदर छूट गया होगा, वो चोरी हो गया। वहां कैसे चोरी हो सकता है, सोचिए आप। और वो उनके पैसे भी मारे गए सारे, जितने पैसे देके, मेरे पास तो इस तरह के वीडियो भी हैं, लोगों ने भेजे हैं रोते हुए, जो पैसे मतलब जो उन्होंने बहुत बड़ा पैसा सरकार ने उनसे वसूला था वहां पे स्टार्टअप में, अपने स्टार्टअप को प्रदर्शित करने का, वो पैसे उनके मारे गए। वो सोच रहे थे हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन बात खत्म कर देनी चाहिए, अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी है कि गलती हो गई हजूर, माफ कर दीजिए। देखिए, सॉरी एक अच्छी चीज है, और सॉरी बोलते रहना चाहिए, उससे जिंदगी कई बार बड़ी दुर्घटनाओं से बच के आगे बढ़ जाती है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, उन्हें भी बोल देना चाहिए नोटबंदी के लिए, जीएसटी के लिए। प्रधानमंत्री को छोड़िए, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा कहना यह है कि
ये सॉरी वाला मसला है नहीं, ये मसला जो है सॉरी वाला है नहीं। अब अश्विनी वैष्णव जब से रेल मंत्री बने हुए हैं, आज तमाम सारी वो संख्या चल रही है कि इतने हजार लोग मारे गए हैं अश्विनी वैष्णव जब रेल मंत्री, इनके रेल मंत्रित्व में ट्रेन दुर्घटनाओं में। अब मैं उस अंक, उस इतनी लंबे चौड़े अंक की कहीं तस्दीक नहीं कर सकता, मैं इसलिए वो अंक दोहरा नहीं रहा हूं। वो जैसे ही आप एक्स खोलते हैं वगैरह, वो आ जाता है अंक आपके सामने। एक तरफ अश्विनी वैष्णव की तस्वीर लगी हुई है, एक तरफ अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है। अमित शाह हिंदुस्तान में आतंकियों घुसना नहीं रोक पा रहे, ये रेल दुर्घटना नहीं रोक पा रहे, ये सब चल रहा है। मैं ही कह रहा हूं ये सब है नहीं। आप हिंदुस्तान, आप दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को दावा करते, दावा झूठ है। आप कहते हैं कि हम 2047 तक जाकर इतनी बड़ी और अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, दावा झूठ है। आप कहते हैं 2047 तक आप विकसित देश बन जाएंगे, ये दावा भी झूठ है। सारे दावे आप झूठ कर रहे हैं पैदा। आप दरअसल पूरी राजनीति को आपने इवेंट मैनेजर बना दिया है। अब एक आईएएस अफसर कह रहा है, अब हम आईएएस अफसर हैं, तो उससे पूछा गया कि आप आईएएस अफसर क्यों है? तो उन्होंने हम इंडियन इवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं। सही है, यही बचा था। आईईएएस सर्विस, इंडियन इवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इस तरह की बातें चल रही हैं और मोदी जी का मानना है कि जो जिस तरह की बातें करना चाहे करता रहे, जो उनका जो मीम बनाना चाहे बनाता रहे। उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? वो मीम जब नहीं बन रहे थे तब भी वो प्रधानमंत्री थे, जब मीम बन रहे हैं तब भी वो प्रधानमंत्री हैं, और उनको उम्मीद है कि आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सही बात है। तो वो लिखवा के लाए हैं अपनी जन्म कुंडली में मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना। अब आप कुछ भी करते रहे, आप सोशल मीडिया में आप एक नहीं 4 PM बना लें और हमारे ऐसे 4 लोगों को बैठा लें, हम लोग उन्हें कोसते रहें, उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? वो जानते हैं कि जब वो निकलेंगे तो उनके पीछे एसआईआर की ताकत होगी। ज्ञानेश कुमार होंगे, बताइए, करते रहिए आप। ज्ञानेश कुमार जी उनके बगल में एक भारी भरकम गदा लेकर चल रहे होंगे। वो तमाम वोटरों के सिर कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे, भाजपा विरोधी वोटरों के सिर कुचलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोदी जी उनके सिरों को रौंदते हुए फिर से जीत हासिल करेंगे। ठीक बात है। इधर कांग्रेस के जो है वो चैन नहीं लेने दे रही है मोदी जी को। पवन खेड़ा ने कहा है कि एपिस्टीन 9 बार 5 जून 2014 से 10 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री ने शपथ ली और अपने पुरी साहब 9 बार मिलाए, डेट भी जारी कर दी, जून 5 2014, जून 6 2014, पूरी डेट जारी कर दी 9 बार, और कह रहे थे कि हम 8 सालों में केवल 3-4 बार मिले हैं। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? ये तब पता है कितनी बार मिले, डेट सामने आ गई। तो ये हरदीप पुरी क्या चाह रहे हैं? बीजेपी का बंटाधार करा के बैठेंगे। एपिस्टीन से अगर कोई दोस्ती नाता रिश्तेदारी है तो कह दो यार ये पसंद थी हमें, उसकी कुछ आदतें पसंद थी, उसका पिज्जा पसंद था, उसकी कॉफी पसंद थी, उसकी अय्याशी पसंद थी। देश को, बीजेपी को और मोदी जी को इतनी फजीयत में क्यों डाल रहे हैं हरदीप पुरी? खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। संजय जी, ये हम लोग, माफ कीजिए, हम लोग मानते हैं उनकी फजीयत हो रही है, वो नहीं मानते उनकी फजीयत हो रही है। ये हमारी समस्या, हम उसकी वजह से आते हमारा देश बदनाम हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है। हमारे देश की सरकार का एक मंत्री जो है वो एप्स्टीन के साथ में हेलमेल कर रहा है, दोस्ताना कर रहा है, एप्स्टीन की सोहबत में लगा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे मुल्क की फजीयत हो रही है। ये लोग नहीं मानते कि हमारी फजीयत हो रही है। मैंने तो ये सुना है कि शायद मोदी जी ने हरदीप पुरी को जन्मदिन पर बड़ी जज्बाती बधाई दी है, भावुक बधाई दी है। मेरे दोस्त ये क्या हो गया, देखते देखते तू जुदा हो रहा है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है हालात जो बन रहे हैं, लोग बड़ी गालियां दे रहे हैं। यूथ के जितने बच्चे हैं, मेरी बात कई यूथ वालों से, बढ़िया इनकी अय्याशी को लेकर गाली दे रहे हैं कि इतने छोटे, ऐसे ना छोटी छोटी बच्चियां थी ना वहाँ, जब वो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं ना तो हर इंसान गाली दे रहा है, कह रहा कैसे राक्षस लोग थे, ऐसे राक्षस से हरदीप पुरी जी क्या कॉफी पीने गए, क्या पास्ता खाने गए। उन बच्चियों का वीडियो ना दिल दहला दे रहे हैं कि कैसे राक्षस हो जाता है इंसान, और ऐसे राक्षस के संग हरदीप पुरी जाके कॉफी पी रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, कह रहे तुम्हारे शानदार द्वीप पर, ऐसी कुछ शब्द था ना अभय जी, है ना, एक्सोटिक आइलैंड। एक्सोटिक आइलैंड। बताइए क्या क्या इंसान है। और कैबिनेट मिनिस्टर देश का, गजब। मतलब इन लोगों को कुछ वाकई में बिल्कुल शर्म नहीं आती होगी ना, इनको कुछ कोई फर्क, सही कह रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे ये,
उस वक्त लेकिन बाद में बीजेपी बने के तो हैं। मेंबर हो गए थे ना, बीजेपी के मेंबर तो हो गए थे ना। बीजेपी की सरस थे, बीजेपी की सरस थे। अच्छा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे तो किस हैसियत से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, जो डिजिटल इंडिया लागू भी नहीं हुआ था, 1 साल बाद आने वाला था। वो तो झूठ है ना पूरा, वो तो झूठ, पूरा उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। हाँ, अच्छा, सवाल मतलब ये है कि जिन टीवी चैनलों ने इनके इंटरव्यू लिए, उन्होंने इनको इनके इस झूठ का पर्दाफाश इनके मुंह पे क्यों नहीं किया? वो उन तो टीवी चैनलों को कहना मारनी चाहिए था कि पड़ती, भाई वही आप मार वही। जिस तारीख को आप एप्स्टीन की मदद से भारत में डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, उस वक्त तो डिजिटल इंडिया की योजना बनी ही नहीं थी। आपको हाँ, कैसे मालूम पड़ गया कि डिजिटल इंडिया भारत में होने वाला है? सही बात है। हम्म, इंटरव्यू लेने वाले कैसे पूछ सकते थे ये सवाल? मैं अपने 5 साल का है मेरा घर का जर्मन शेफर्ड कुत्ता, कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने उसको रोटी डाली मुझ पे गुर्राता हूँ। कि गोदी मीडिया की हालत इससे ज़्यादा थोड़ी ना कहेंगे हमसे रोटी लोगे, हमसे करोड़ों का विज्ञापन लोगे, हमसे ही सवाल पूछोगे, वही डंडे पड़ते हैं इनके। कितने गोदियों में वाले एंकर है, हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊँ। अच्छा, कहानियाँ बढ़िया चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, शंकराचार्य की पिटाई करा दी योगी सरकार ने। दया दनादन शंकराचार्य के बालकों के चोटी पकड़ के खींची गई। बाद में योगी जी ने विधानसभा में कह दिया शंकराचार्य होते कौन है, तो फ्रॉड है। अखिलेश यादव ने कहा तो अपना तो दिखा दो। लेकिन इन सबके बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो खुल के मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जिनने चोटी पकड़ी खींची है वो श्राप लगेगा, महाश्राप लगेगा, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो भैया आदेश तो मुख्यमंत्री ने दिया था, तभी तो अफसरों की पैरवी करा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहना क्या चाह रहे हैं कि श्राप योगी आदित्यनाथ को लग जाएगा। ये नहीं एक नई देखिए, डिप्टी जाती है। सीएम ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं और दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य लिखते हैं उनको, जो केशव मौर्य। हाँ केशव मौर्य हैं, उनको कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य। हम्म और उनको वो कह रहे हैं जो उनके जो बटकों को मारा गया, शिखा पकड़ के पटका गया, बटकों की पिटाई लगाई गई है, जो छोटे सन्यासी थे, उनके लिए कह रहे हैं उनको श्राप लगेगा, बद्दुआ लगेगी उनको। तो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, उनका इस मामले में रवैया मुख्यमंत्री के रवैये से बिल्कुल उल्टा है। मुख्यमंत्री तो ये प्रचार करवा रहे हैं कि उनके यहाँ बालिकाओं का शोषण शंकराचार्य के यहाँ भी होता था, ये प्रचार करवाया जा रहा है। हाँ, अच्छा, तरह गंदे गंदे आरोप। शंकराचार्य जी की मैं दाद दूंगा कि वो इस तरह के जो तमाम शीशा लेदर वाले उन पे आरोप लग रहे हैं, वो बड़ी निर्भयता से उनका जवाब दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो उनकी योगी आदित्यनाथ के मुकदमों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी। हाँ, मतलब वो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, दू जवाब दे रहे हैं, वो भी अपने आप में देखने काबिल बात है। अच्छा, ये जो बिल्कुल सही बात है, एक आप मेरे मित्र ने कहा था कि देखते रहना भाजपा को भाजपा ही निपटाएगी। तो मुझे लग रहा है वो सीन सही हो रहा है कि बीजेपी को बीजेपी निपटाएगी, किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिस तो लट बज रहे हैं ना आपस में, आने वाला टाइम यही लग रहा है। मुझे तो कहीं लगता है कि बीजेपी को अब उत्तर भारत का जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर समाज है, ये मिलकर निपटाएगा। हाँ, इस यूजीसी की वक्त बात बड़ा नाराज है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं समझ रहा हूं मोदी और मोदी की सरकार इस तबके के अंदर बहुत अलोकप्रिय है। ये वो तबका है जो कि निष्ठापूर्वक इन लोगों को मुद्दतों से वोट दे रहा था और मोदी जी की अभ्यर्थना कर रहा था लगातार। लेकिन आजकल ये लोग बहुत नाराज हैं और इस तबके की नुमाइंदगी करने वाले जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैंडलर्स हैं और जो सोशल मीडिया के मंच चला रहे हैं, हम सब उन लोगों को जानते हैं, उनको सब दिखता रहता है टीवी में, सॉरी यूट्यूब खोलते ही सब शक्लें दिख जाती हैं और उनके थंबनेल भी दिख जाते हैं। तो उनको उनका प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं, थंबनेल से ही पता लग जाता है वो क्या आगे उसमें क्या कहने वाले हैं। वो मोदी जी को रोज कोस रहे हैं, रोज उलाहना दे रहे हैं। अब तो इस तरह के सुझाव भी दिए जाने लगे हैं कि अब विद्यार्थी परिषद की इसके साथ मारपीट मत करो, उन्हें गाली गलौज मत करो, बल्कि हर विश्वविद्यालय परिसर में ब्राह्मणों को चाहिए कि अपनी एक अलग अपना संगठन बना के विद्यार्थी परिषद वालों के खिलाफ चुनाव लड़ जाओ। हालात खराब हो रहे हैं। हाँ, इस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। तो काफी ये पिछले 11 साल से मैंने इस तरह का नहीं था, माहौल बहुत खराब है इनके खिलाफ। बिल्कुल और ठीक कह उन रहे हैं लोगों जी, में खराब है जो इनको सड़कों पे और चौराहों पे नुक्कड़ पे बचाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है। शुक्रिया आपने समय दिया, हमें बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।